Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start with the chapter 1 of book 1 class 12 political science, the Cold War era. So this is your first chapter of contemporary world politics, and first today we are going to understand the overview of this chapter, that what are the things which we will discuss in this chapter. So जैसे हमारी बुक का नेम सजेस्ट करता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कोल्ड वॉर एरा था वो 1991 में ख़त्म हुआ और वहीं से स्टार्ट हुआ था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसीलिए ये चैप्टर को स्टार्टिंग में डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस बुक की स्टार्टिंग के बारे में बताता है दैट हाउ न्यू पॉलिटिक्स, हाउ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्टेड। इस चैप्टर में हमें दो सुपर पावर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो वी विल डिस्कस अबाउट बोथ दीज टू। फिर हम नाम के बारे में पढ़ेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कि किस तरह से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनकी क्या पॉलिसी बनाई गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट विल डिस्कस इंडियाज़ रोल इन नैम, कि इंडिया का नैम में क्या रोल था, हाउ इंडिया इज़ रिलेटेड टू नैम। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स नाउ। सो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो एज़ द नेम सजेस्ट, ये क्यूबा में हुआ था मिसाइल क्राइसिस। तो अप्रैल 1961 की बात है कि जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, मतलब कि यूएसएसआर जो था, हमारी जो सेकंड सुपर पावर थी उस टाइम पे, तो उन्हें लगा कि जो क्यूबा है उसे अमेरिका इन्वेड कर लेगा ना। व्हाट डज़ इट मीन कि क्यूबा अमेरिका को इन्वेड कर लेगा? तो जो हमारा वर्ल्ड था ना, वो टू आइडियोलॉजीज़ में डिवाइड हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। तो वर्ल्ड जो था वो इन दोनों आइडियोलॉजीज़ में डिवाइड हो गया, और जो हमारी बाकी की छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वो इन सुपर पावर की जो भी आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंट्री जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही थी तो वो हमारे यूएसए का अलाई था, और अगर कोई कंट्री कम्युनिज्म को फॉलो करती थी तो वो यूएसएसआर का अलाई बन जाती थी। तो इसी तरह जो क्यूबा कंट्री थी वो कम्युनिज्म को फॉलो करती थी और वो यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, उसकी अलाई थी। सो अप्रैल 1961 में यूएसएसआर को लगा कि क्यूबा क्योंकि अमेरिका के बहुत पास है तो अमेरिका क्यूबा को इन्वेड कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक कोल्ड वॉर थी तो दोनों ऑपोजिशन में थे एक दूसरे के। तो यूएसएसआर को लगा कि अमेरिका हमारे ऑपोजिट है और वो क्यूबा को अपने अंडर में ले सकता है। क्यूबा के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्ट्रो, और यूनाइटेड नेशंस के बहुत पास में थी ये, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत पास में था क्यूबा। सो क्यूबा जो था उसको फाइनेंशियल एड और डिप्लोमेटिक एड मिलता था यूएसएसआर से। यूएसएसआर के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस बनाएंगे। बेस मतलब जहाँ से वो मिसाइल्स लॉन्च कर सकें। तो 1962 में उन्होंने क्यूबा में मिसाइल्स लगा दी। सो दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि यूएसए के इतनी पास में मिसाइल्स लगी हुई थी, और वो अमेरिकन मेनलैंड से, जितने भी अमेरिकन मेनलैंड में बेसेस थे, सिटीज़ थे, मतलब कि जितने भी अमेरिका के पास में बेस थे या सिटीज़ थी, मेन सिटीज़ जहाँ से वो वेपन्स लॉन्च कर सकते थे, उससे डबल वेपन्स यूएसएसआर ने लगा दिए थे। सो यहाँ पे दो वन मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कौन से ईयर में हुए थे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन 1961 एंड 62। 61 में जो हमारे निकिता क्रुश्चेव थे उन्हें डर था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने मिसाइल्स जो थी वो 62 में प्लेस की थी। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ईयर भी 62 है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुए थे, और यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अभी इसी के साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दीज कंट्रीज़, कि क्यूबा के प्रेसिडेंट उस टाइम पे फिदेल कास्ट्रो थे, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव थे, और अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी थे। उनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो यू शुड नो द नेम्स ऑफ दीज थ्री प्रेसिडेंट्स।
full form of USSR, and year of Cuban Missile Crisis. This is important in this paragraph. तो जब मिसाइल्स प्लेस कर दी गई थी USA के थ्रू, तो अमेरिकन को उनके बारे में पता चला आफ्टर 3 वीक्स. तो अमेरिकन बिकेम अवेयर ऑफ इट आफ्टर 3 वीक्स कि क्यूबा में मिसाइल्स प्लेस कर दी हैं सोवियत यूनियन ने. लेकिन जो US के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जॉन एफ कैनेडी, वो नहीं चाहते थे और उनके एडवाइज़र्स भी नहीं चाहते थे कि कोई फुल स्केल वॉर हो दोनों सुपर पावर्स के बीच में. और वो चाहते थे कि जो निकिता क्रुश्चेव हैं USSR के प्रेसिडेंट, वो जो मिसाइल्स उन्होंने प्लेस की हैं वो उनको वहाँ से रिमूव कर दें. इसके लिए जॉन एफ कैनेडी ने अपने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर किया कि अगर कोई भी जो शिप है, सोवियत शिप, अगर क्यूबा की तरफ जा रही है तो उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाए, ताकि USSR को पता चले कि USA कितना सीरियस है अबाउट नॉट हैविंग अ वॉर. USA वॉर नहीं चाहता, USSR को बताना था उन्होंने, इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि अगर कोई भी शिप जो है सोवियत यूनियन से क्यूबा में जा रही है तो आप उसको इंटरसेप्ट करो. इससे USSR को पता चलेगा कि हम सीरियस है इस इशू को लेके. तो ये क्लैश इतना ज़्यादा एमिनेंट था. तो ये जो क्लैश था USA और USSR के बीच में इतना ज़्यादा सीरियस था, इतना बड़ा क्लैश था कि इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाने लगा. तो ये जो क्लैश था इसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो काफ़ी नर्वस हो गया था, क्योंकि अगर वॉर होती USA और USSR के बीच में तो वो कोई एक नॉर्मल वॉर नहीं होती, क्योंकि दोनों के पास में इतने वेपन्स थे. और अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी. तो वर्ल्ड जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन के फेज़ से निकल रहा था उस टाइम पे. तो अगर उस टाइम वॉर होती तो वो सबके लिए काफ़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती. इवेंचुअली टू द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीफ, दोनों साइड्स थी USA और USSR, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वॉर नहीं करेंगे. और सोवियत शिप्स जो थी वो वापस धीरे धीरे करके वापस आ गई. उन्होंने अपनी मिसाइल्स वापस ले लिए क्यूबा से. जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ना, वो एक हाई पॉइंट है व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर. तो कोल्ड वॉर का काफ़ी हाई पॉइंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. अभी कोल्ड वॉर की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे है. द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, tensions, series of confrontations between United States and Soviet Union backed by their respective allies. So this is the definition of Cold War. तो ये काफ़ी important भी है because the chapter is based on it. So ये काफ़ी questions में आता है. So कोल्ड वॉर का मतलब क्या है कि कंपटीशन बिटवीन USA एंड USSR, जो उनमें टेंशन्स हैं वो, और जो उनमें कॉन्फ्रेंटेशंस हैं बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज. व्हाट डज दिस मीन्स? मैंने आपको बताया कि कंट्रीज़ जो थी वो दोनों की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करती थी. कुछ कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी, कुछ कंट्रीज़ कम्युनिज्म को फॉलो करती थी. तो जो कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी वो USA का अलाय, जो कंट्रीज़ कम्युनिज्म को फॉलो करती थी वो USSR का अलाय. तो इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्रेंटेशंस, इन दोनों के बीच में भी टेंशन्स होते थे बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट थी. फॉर्चुनेटली ये जो उनमें डिफरेंसेस थे, जो टेंशन्स थी, ये सब कुछ कभी एक हॉट वॉर में कभी भी चेंज नहीं हुआ. तो ये काफ़ी रिलीफ था पूरे वर्ल्ड के लिए कि इन दोनों सुपर पावर्स में कभी भी हॉट वॉर नहीं हुई. बट ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कभी कोई वॉर ही नहीं हुई. वॉर्स हुई हैं, उनके अलाइज में हुई हैं, सुपर पावर्स के बीच में थोड़ी थोड़ी वॉर्स हुई हैं, बट एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई. थोड़ी बहुत वॉर्स हुई, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर जिसे हम टाइटल दें वो ऐसी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, थैंकफुली. सो जो कोल्ड वॉर था दैट वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ मिलिट्री या फिर पावर की दोनों को पावर चाहिए या मिलिट्री चाहिए, ये था. बट ये एक ओनली रीज़न नहीं था या उनको बैलेंस करनी है पावर्स, ऐसा भी कुछ नहीं था. द मेन थिंग वाज कि एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था उन दोनों के बीच में. एक रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था, मतलब कि मिलिट्री अलायंस भी चाहते थे वो, उनको पावर भी चाहिए थी, बैलेंस ऑफ पावर भी था, लेकिन प्रोमिनेंटली आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच में. डिफरेंस क्या था कि USA को लगता था कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है और कैपिटलिज्म है, कि कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, कि स्टेट को इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ज़्यादा. तो US को लगता था कि ये बेस्ट मेथड है
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को चलाने का, मतलब पूरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनको ऐसे ही अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ चलानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड सोवियत यूनियन मानता था कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कोई एक रूल करे और सब प्रॉपर्टी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जितने भी एसेट्स हैं वो सब गवर्नमेंट के पास हो और गवर्नमेंट लोगों को दे अपनी मर्ज़ी से, और थोड़ी इक्वालिटी रहे कि लोगों को जितना चाहिए उतना ही मिले, किसी के पास सरप्लस ना हो, जैसे कैपिटलिज्म में होता है, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी को कम हो जाता है। तो लेकिन सोशलिज्म में क्या था कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। तो ये चीज़ थी। तो दोनों को लगता था कि हमारा सिस्टम बेस्ट है, हमारा मेथड, हमारी आइडियोलॉजी बेस्ट है किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को रन करने के लिए। सो दिस वॉज द मेन रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सुपर पावर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड था ना, वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक लैंडमार्क की तरह था। सो हमें पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें दो फोर्सेस थी, अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर्स। ये दो फोर्सेस थी जो फाइट कर रही थी अगेंस्ट ईच अदर। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन थे? अलाइड फोर्सेस के मेंबर्स थे यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ऑन द अदर हैंड एक्सिस पार्ट में थे जर्मनी, इटली एंड जापान। सो यूएसए और सोवियत यूनियन की भी स्टोरी है वर्ल्ड वॉर की। अर्लियर अलाइड फोर्सेस में सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस थे, लेकिन जापान को लगा कि वाई नॉट यूएसए इज़ फाइटिंग द वॉर, तो जापान ने यूएसए पे अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे। तो यूएसए भी वॉर में आ गया। और उसी तरह जर्मनी ने अटैक किया था सोवियत यूनियन पे, और सोवियत यूनियन भी वॉर में इन्वॉल्व हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1939 से 1945 तक चली। और ये टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। 1 मार्कर्स में कई बार पूछा जा चुका है ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है। सो ये इंपॉर्टेंट है, 1939 टू 1945। सो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इसमें मेजर पावर्स जो थी, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो थी वो इन्वॉल्व थी। हमें जो मेन कंट्रीज़ हैं अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर्स की, हमने वो देख ली हैं, और इनके अलावा भी काफ़ी जो कंट्रीज़ थी वो इन्वॉल्व थी। ये जो वर्ल्ड वॉर थी ये यूरोप के बाहर भी, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और बर्मा, मतलब जो अभी म्यांमार है, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया तक वर्ल्ड वॉर जो थी वो आ गई थी। और इस वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ का, सिविलियन प्रॉपर्टी का, लोगों की प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस हुआ, ह्यूमंस की लाइफ का काफ़ी लॉस हुआ। उससे पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने काफ़ी, वर्ल्ड ने सफ़र किया 1914 टू 1918। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 टू 1918, यहाँ पे भी लोगों ने सफ़र किया। और उसके थोड़े टाइम बाद 1939 टू 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। इसीलिए लोगों को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की पहले ज़्यादा टेंशन थी कि 1962 में फिर से वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते थे वो लोग, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन क्रिएट कर दी थी। सो जो एंड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसको कंसिडर किया जाता है बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, विच मीन्स कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1945 से। और वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुई? World War ended when USA dropped 2 atomic bombs on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स फेंक दिए 1945 अगस्त में, और जापान को सरेंडर करना पड़ा। अभी जो क्रिटिक्स हैं जो कि इस यूएस के इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं कि यूएसए को ऐसे एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं फेंकने चाहिए थे, Now people, those who are against this US decision to drop atomic bombs, वो बोलते हैं कि ये काफ़ी अननेसेसरी था कि USA ने बॉम्ब्स फेंके, क्योंकि जापान वैसे भी सरेंडर करने ही वाला था। इट वॉज अबाउट टू सरेंडर, कि USA को ज़रूरत नहीं थी एटॉमिक बॉम्ब्स फेंकने की। सो क्रिटिक्स बोलते हैं कि USA ने ये इसीलिए किया ताकि वो सोवियत यूनियन को रोक सके मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स करने में। एशिया में पॉलिटिकल और मिलिट्री गेन्स करने से यूएसएसआर को रोक सके USA, इसीलिए उन्होंने जापान पे बॉम्ब्स फेंक दिए। और मॉस्को को दिखाना चाहता था USA कि वो सुप्रीम है। मॉस्को मतलब कि कैपिटल यूएसएसआर की, तो वो दिखाना चाहता था कि USA कि मैं सुप्रीम हूँ और आप मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स एशिया में मत करो। जो USA के सपोर्टर्स हैं, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे क्रिटिक्स, और अब हम डिस्कस करेंगे सपोर्टर्स, जो सपोर्ट करते हैं कि USA ने ठीक किया बॉम्ब्स फेंक के।
वो बोलते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स फेंकना नेसेसरी था ताकि वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। वो कहते थे कि और ज़्यादा लॉस ना हो, इससे बेटर है कि बॉम्ब्स अच्छा हुआ अमेरिका ने फेंक के वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया। अभी मोटिव कुछ भी हो यूएसए का, कि चाहे वो यूएसएसआर को दिखाना चाहता हो दैट इट इज़ सुप्रीम और वेदर कि वो वॉर जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता हो, वट एवर द मोटिव वॉज, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि दो नई पावर्स जो थी वो ग्लोबल स्टेज पे एमर्ज हो गई। दो नई पावर्स आ गई। कौन कौन सी पावर्स है? यूएसए एंड यूएसएसआर। जापान और जर्मनी हार गए। जापान ने यूएसए पे अटैक किया था, जर्मनी में यूएसएसआर पे अटैक किया था, तो जापान जर्मनी हार गए और यूरोप में पूरी डिवास्टेशन आ गई। लेकिन यूएसए और सोवियत यूनियन जो थे वो बहुत बड़ी पावर्स एमर्ज होगी, जिनमें इतनी एबिलिटी थी, जिनमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस को, जितने भी अर्थ पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वर्ल्ड के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। जितने भी अर्थ पे इवेंट्स हैं, कुछ भी है, वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके। अब उनमें इतनी एबिलिटी आ गई थी। कोल्ड वॉर की जो एमर्जेंस है उससे क्या हुआ कि यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स आ गई हमारे पास में। कोल्ड वॉर से दो सुपर पावर्स बनी। और हमें एक चीज़ और समझ में आई कि जो एटम बॉम्ब्स का यूज़ है वो किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी कॉस्टली हो सकता है बियर करना, कि एटम बॉम्ब्स का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है और कोई भी कंट्री के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी कॉस्टली है उसको बियर करना। लॉजिक काफ़ी सिंपल है इसका, लेकिन पावरफुल है। लॉजिक क्या है कि अगर दो राइवल्स हैं, दो लोग जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, उनके पास में सेम वेपन्स हैं, तो वो एक दूसरे को की डिस्ट्रक्शन कर सके। उनके पास में इतने वेपन्स हैं, सेम अमाउंट के वेपन्स हैं कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्ट कर सकें, तो उस टाइम पे एक फुल फ्लेज्ड वॉर होना काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली है। तो उस टाइम पे वॉर नहीं कराई जा सकती है और ना ही होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों के पास में सेम वेपन्स है, तो दोनों को इतना ज़्यादा लॉस होगा कि विनर तो कोई निकलेगा ही नहीं। ये भी समझ में आ गया था कि जैसे यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर ऑफ कोर्स वॉर होगी तो दोनों पावर्स न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ भी करेंगे, और अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो गए तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी दोनों साइड कि ये बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा दैट हु इज़ द विनर। अगर दोनों में से कोई एक ट्राई करे बिना कि दूसरे के वेपन्स पे कब्ज़ा कर ले, तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएसएसआर ने ट्राई किया कि हम वॉर करेंगे, यूएसएसआर ने यूएस के एरिया पे वहाँ पे जाके थोड़े वेपन्स पे अटैक करके अपना कब्ज़ा कर लिया, फिर भी यूएसए विल बी हैविंग एनफ वेपन्स टू डिस्ट्रक्ट यूएसएसआर। उसके पास में तब भी इतने वेपन्स होंगे, और इसी चीज़ को बोला जाता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों साइड के पास में कैपेसिटी है रिटेलिएट करने की, दोनों साइड के पास में कैपेसिटी है एक दूसरे के अगेंस्ट अटैक करने की, कि दोनों ही नहीं चाहती कि कोई वॉर इनिशिएट हो, कि दोनों ही नहीं कर पाएंगी अफोर्ड कि वो इनिशिएट कर पाएँ। मतलब यूएसएसआर के पास भी काफ़ी वेपन्स है, यूएसए के पास भी काफ़ी वेपन्स हैं, तो वो दोनों ही वॉर्स को इनिशिएट नहीं करना चाहेंगी। ऑफ कोर्स उनको पता है कि अगर यूएसए ने अटैक किया तो यूएसएसआर के पास भी उतने वेपन्स हैं, यूएसएसआर भी उस पर उतना ही अटैक करेगा, और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा विनर डिसाइड करना भी, और फिर कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो दिस इज़ नोन एज लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इसीलिए इतनी इंटेंस राइवलरी थी दोनों के बीच में, इतना ज़्यादा अगेंस्ट थे एक दूसरे के, लेकिन फिर भी जो वॉर है हमेशा कोल्ड वॉर रही, कभी भी हॉट या फिर शूटिंग वॉर नहीं बनी। कुछ मेन मिलिट्री फीचर्स हैं कोल्ड वॉर के। तो क्या है कि जो दोनों सुपर पावर्स हैं और जो भी राइवल कंट्रीज़ थी उनके साइड पे, जो उनके अलाइज थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह बिहेव करें। उनको रैशनल और रिस्पॉन्सिबल इस सेंस में होना था कि वो समझ सके कि अगर उन दोनों ने वॉर इनिशिएट किया तो कितना ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाएगी, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी वर्ल्ड लेवल पे। उनको ये समझना पड़ेगा कि दोनों सुपर पावर्स और उनके अलाइज ये अंडरस्टैंड करें कि अगर वो डेटरेंस रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए वॉर करना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ये उनको समझना पड़ेगा। इस सेंस में पूरा वर्ल्ड चाह रहा था कि वो एक रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह बिहेव करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो खुद को रोक के रखें, कोई भी वॉर को अवॉइड करें,
और इसी तरह से मतलब वो सुपर पावर्स और उनके अलाइज जो थे वो रिस्पॉन्सिबल बने और उन्होंने ये समझा इस चीज़ को कि दोनों को कोई बेनिफिट नहीं होगा वॉर से, और उन्होंने वॉर नहीं की। लॉजिक ऑफ डिटरेंस का पता था उन्हें कि जहाँ पे लॉजिक ऑफ डिटरेंस हो वहाँ पे वॉर नहीं की जा सकती, और इसीलिए वर्ल्ड जो था वो एक अनदर वर्ल्ड वॉर से बच गया और ह्यूमंस का सर्वाइवल जो था इस तरह से इंश्योर हो पाया। So if you have any doubts still here, then please do comment down below, subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you can get notified whenever I post any new video, and hit the like button if you liked it. Thank you so much for watching.